am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इस नए साल पे हम आशा करते हैं कि हम सबका ये साल अच्छा बीते और एज ए पोर्टफोलियो में हम लोग नेक्स्ट साल जब 2026 में पहुँचे तो गेन के साथ पहुँचे, क्योंकि 2024 में बहुत उठापटक हुआ है। अगले इस साल 2025 में ये सब चीज़ें थोड़ा स्मूथ चलें, मार्केट है, ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी, लेकिन फिर भी हमारी ये आशा है कि ये अगला साल, ये जो साल हमारा चले, ये बढ़िया चले। तो यहाँ पे मैं कोशिश किया हूँ कि एक पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना है तो 2025 का पोर्टफोलियो किस तरह से होना चाहिए। ये तो मतलब कहने के लिए साल है कि 2025, 26, 24 जो भी चीज़ें हैं, आपको हमेशा कभी भी पोर्टफोलियो बनाना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर होने चाहिए, वैसे शेयर होने चाहिए जिनको आप ट्रैक कर सकें, जिनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे आंख बंद करके पेनी स्टॉक या कुछ भागते हुए शेयर्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बहुत भाग चुके हैं वो आगे भागेंगे, लेकिन अगर उनके में बिजनेस में पोटेंशियल होगा तो यहाँ मैं कोशिश किया हूँ कि अलग अलग सेक्टर से लगभग 5 या 6 सेक्टर को मैं कवर करूँगा। उनमें से 3-4 कंपनियों को बताऊँगा, लेकिन तीनों चारों आपको लेना नहीं है, आपको 2 या मैक्सिमम 3 एक सेक्टर से कवर करना है, क्योंकि 15 के आसपास आपका एक पोर्टफोलियो के साइज का कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि 15 के आसपास होना चाहिए, तभी तो उसको आप ट्रैक कर पाओगे कि हाँ उसका रिजल्ट आया, उसमें कुछ क्या न्यूज़ चल रहा है। इन सब चीज़ों को आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आपके पास कम से कम कंपनी हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की कंपनियां हो जाएंगी तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। एज ए इंडिविजुअल ये मुश्किल है। म्यूचुअल फंड वालों के पास टीम होता है, उनके पास मैन पावर है, तो वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। और जब तक पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड नहीं होगा तब तक उसका ग्रोथ नहीं दिखेगा। एक मान लीजिए कि आप 50 शेयर ले लिए और एक 10 गुना हो गया, लेकिन बाकी उसमें से कोई बढ़ा ही नहीं, तो उसका जो भी बढ़ाना है वो पता ही नहीं चलेगा। तो हर सेक्टर से, और हम ये भी ध्यान रखें कि वैसे सेक्टर को लें जो कि सिक्लिकल ना हो। सिक्लिकल का मतलब क्या, कि वो उनका एक टाइम आता है कि जब वो टाइम आएगा तब चलेंगे, अदरवाइज वो सोए रहते हैं एक तरह से। ऐसे सेक्टर को हम लोगों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, या हम लोगों को पोर्टफोलियो बनाना चाहिए उन शेयरों से जिनका बिजनेस हमेशा चलता रहे, भले धीरे ही चले लेकिन चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि जब समय आए तो एक बार खूब तेज भाग जाए। उन सब के लिए, ट्रेडिंग के लिए वो अच्छे होते हैं, उनमें जब मौका लाएगा, मोमेंटम आएगा तो हम लोग ट्रेडिंग कर लेंगे। लेकिन जब बात आएगी पोर्टफोलियो बिल्टअप की तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो भी हमारा शेयर है वो मतलब हमेशा चलता रहे, उसका बिजनेस हमेशा चलता रहे, डिमांड मार्केट में उसकी बनी रहे, तभी हमारा शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसको जो 7 पैरामीटर्स का मैंने वीडियो बना रखा है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लेंगे कि कोई भी कंपनी अगर हम बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो 7 पैरामीटर्स को उसमें लगाना ही लगाना है। बिना उसके तो हमें ध्यान देना ही नहीं है किसी भी कंपनी पे, किसी भी शेयर पे, चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो चीज़ें आती हैं तभी करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। तो अब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग स्क्रीनर का सहारा लेंगे, वहाँ पे चलेंगे और एक एक कंपनी को थोड़े थोड़े में, मतलब छोटे से उसमें एक व्यू लेंगे कि हाँ ये कंपनी क्या करती है, इसका सेल्स, इसका ई क्या है, इसका बिजनेस किस तरह सा है, इसका प्रॉफिट किस तरह से चला है, और फिर हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ ये कंपनी हमारे लिए है तो उसको कंसीडर करेंगे। ऐसे में छांट के रखा हूँ ऑलरेडी सब देख के ही, आप लोगों के ईजी के लिए कि उसमें आप चाहें तो आप ले सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस तरह से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, स्पेशली सीख सकते हैं, क्योंकि किसी के कहने सुनने से नहीं करना चाहिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा है और मार्केट में तो रिस्क रहता है, तो रिस्क को ऐसे ही ना किसी के कहने सुनने से नहीं करना है ना। तो आपका पैसा है तो इसको सोच के संभल के इसको इन्वेस्ट करना है। तो आप या तो सीखिए और खुद से निर्णय लीजिए, या आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लीजिए। मेरे कहने सुनने से आप लोग डिसीजन मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस दिखा रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल की तरह दिखा रहा हूँ कि अगर कोई एक पोर्टफोलियो बनाएगा, अगर बिगनर है या एक्सपीरियंस भी है, अगर उसे बनाना है पोर्टफोलियो को जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो किस तरह के शेयर उसमें होने चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए उसको, और मैं क्या सोचता हूँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे कंपनियों को चूज किया है। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ, 5 से 6 सेक्टर रहेंगे और उसमें से 3-4 कंपनियों का मैं नाम लूँगा, बताऊँगा, दिखाऊँगा, लेकिन आप सबको नहीं करना, आप 2 से 3 तक ये रेस्ट्रिक्ट करके रखोगे, तभी वो 15 के आसपास वाला जो हम लोगों का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा, और एक तरह से एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनेगा जो कि अच्छा से परफॉर्म करेगा और उससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि ट्रेडिंग से तो हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको
मतलब मार्केट में प्रॉफिट को छोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग को ट्रेडिंग के क्या होता है 5%, 10%, 8%, 3%, जो भी है, जिस किसी का जो भी टारगेट रहता होगा वो बनता है, वो निकाल लेता है। लेकिन कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो तब होगा ना जब वो भी पैसा उसमें रहे, और वो पैसा को हम लोग मार्केट में तभी छोड़ेंगे जब हमें विश्वास हो कि ये पैसा सही में कंपाउंड होगा। नहीं तो होता क्या है कि आज दिखेगा कि हाँ 5% ग्रोथ बढ़ा और अगले दिन फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरह की कंपनियां जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस नहीं करती हैं उनमें होता है। उनमें ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे करिए, स्विंग करिए, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो बना के रखना है, तो ये सब ध्यान रखना है कि कंपनी उस 7 पैरामीटर को फुलफिल करे, उसका बिजनेस मतलब कंसिस्टेंट हो, इससे कि वो मतलब एक बार चले तो वो आगे बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब एक बार 10,000 से जाए और फिर घूम फिर के 3,000 पे चलाए, वो तो पंप एंड डंप वाली चीज़ें होती हैं। तो चलिए, ये जो चीज़ें थी, मतलब मेरा क्यों मैं ऐसा सोचा हूँ, पोर्टफोलियो में क्या सोच के मैं बनाया हूँ, ये एक एग्जाम्पल की तरह, और 2025 बढ़िया जाए और आप चाहें तो इससे लर्निंग ले लें। उसके लिए मैं कोशिश किया हूँ अपना यहाँ पे, इसे आप देखिए, समझिए, सीखिए, और आशा करता हूँ कि वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन सब चीज़ तो वही, मतलब बिजनेस में नंबर का खेल होता है, जो नंबर बोलेगा वही सही है। तो नंबर क्या बोल रहा है उसके लिए हम लोग चलेंगे स्क्रीनर पे और देखेंगे कि स्क्रीनर पे जिस कंपनी को हम चाहते हैं कि बाई करें, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे उसके डाटा क्या हमें बता रहे हैं। वन बाई वन एक एक सेक्टर को लेंगे और उसके बाद उसके शेयर्स को देखेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर पे, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर का, क्योंकि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो तो हमेशा मांग में रहता ही है, और वो हमेशा चलता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लोग खाना पीना नहाना ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह से बिजनेस चलती रहती है। और पहली कंपनी जो है, ये हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को चूज किया हुआ है। कल जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था एमएनसीज कंपनी में, उसमें भी ये पहले ही था ये। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,45,000 करोड़ का है, स्टॉक भी 53 का है, और इंडस्ट्री भी 61 का है, जो तो इंडस्ट्री से ये लोअर वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है। ROC 27.2 और ROE 20.2 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 का है, और प्रोमोटर की होल्डिंग 61% है, और डेट टू इक्विटी न के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बिजनेस ठीक ठाक है। अब इसके प्रॉफिट को देखते हैं। 2013 में 27,000 करोड़ का सेल था, जो कि अभी 62 हो गया है। प्रॉफिट भी 3839 करोड़ के करीब था 2013 में, जो कि अभी 10,276 के करीब है। मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पोर्टफोलियो बिल्टअप के लिए इसी तरह के शेयर चाहिए। और इन्वेस्टर में देखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम है। सारे जो शेयर्स हैं मैक्सिमम 89% के करीब, 88-89% के करीब प्रमोटर FI और DI होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और एक और अच्छा चीज़ है इसमें कि ये जो कंपनी है ये अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो वेक्टर फूड है। वेक्टर फूड 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, 70 का पी है, ROC 25.4, ROE 23 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9 है, 9 का है, प्रमोटर की होल्डिंग 49% है, और डेट टू इक्विटी में 0.13 है। कंपनी जो स्पेशली बिस्किट्स बनाने में अपन वर्क करती है, जो कि आप हर किसी को बिस्किट, कुकीज, ये सब चीज़ें यूज करते ही हैं। तो ये हमेशा चलती रहने वाले बिजनेस हैं, जिसे कि हम कंसीडर कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टर को देखते हैं ईयरली में, आप यहाँ पे 16% के करीब पब्लिक है, और बाकी 73% के करीब प्रमोटर FI DI है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, सेल्स 2018 में 691 करोड़ का था, जो 1771 हो गया है अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में, और प्रॉफिट 36 करोड़ का था, जो अभी 143 करोड़ का हो चुका है, जो अच्छी बात है। रिजर्व की बात है तो 54 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग्स में आप देखेंगे कि ये 147 करोड़ का बोरोइंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दूसरी कंपनी। तीसरी जो कंपनी है हमारी है बिकाजी। तीसरी जो कंपनी है हमारी बिकाजी फूड इंटरनेशनल, जो अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है। यहाँ पे आप लोगों ने इसके नमकीन, पैकेज, स्वीट्स, पापड़, ये सब चीज़ों को आपने यूज किया होगा। तो ये भी मतलब डे टू डे बिजनेस यूज होने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें। 19 लाख करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 64 का पी है, ROC 29.6 और ROE 24.7 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 14 का है, डेट टू इक्विटी 0.13 का है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री पी 37 का है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि और कौन कौन से लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि रिटेलर के पास 5% से भी कम स्टेक है, जो कि बहुत ही सुंदर बात है कि जहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम रहता है वो बिजनेस नॉर्मली ठीक ठाक
चलता है, क्योंकि कितना भी हम लोगों के पास नॉलेज होगा, ये DI और FI प्रमोटर से तो कम ही नॉलेज होगा ना इस कंपनी के बारे में। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे रहें उसको हम लोग को भी कंसीडर करना है। बैलेंस शीट में रिजर्व 13 से 12 करोड़ के करीब है। प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स 2006 से इसका डाटा है, और फिर 2014 में एक ही बार है। तो हम रिसेंट का देखते हैं, 2014 से 400 का है, जो 24 ट्रेलिंग 12 मंथ में 2494 का हो गया है, और 25 नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का है, और था 2014 में, जो अभी लगभग 300 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जो अच्छी बात है। अगली जो हमारी कंपनी है वो है ADF फूड। ADF फूड जो है पिकल बनाने वाली कंपनी है। आप कोई भी खाना खाएं, पिकल, चटनी, सॉस, ये सब चीज़ें तो हम लोग को चाहिए ही होता है, खाना में हम लोग यूज करते ही हैं। तो इसलिए ये आप खाना किसी भी तरह का हो, सॉस और चटनी तो उसमें यूज होगा ही, तो इसमें यूज होगा तो इसका बिजनेस चलता ही रहेगा। और ये स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिसमें ग्रोथ के चांसेज हैं, ये काफ़ी आगे बढ़े, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। तो हम लोगों को, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। स्टॉक जो पी है 41 का है, ROC 19.5, ROE 16.3 का है, डेट टू इक्विटी 0.01। इतनी छोटी कंपनी फिर भी डेट नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है। इन्वेस्टर देखते हैं यहाँ पे, मतलब 50-50 के करीब है, यहाँ पे पब्लिक है। तो ठीक, छोटी कंपनी है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान होता है ना, FI और DI बहुत ही कम यहाँ पे ध्यान देते हैं, पैसे को लगाते हैं, बट पब्लिक यहाँ पे है पूरी तरह से 50% ही है। तो चलिए ठीक ठाक है, ओके ओके है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो परसेंटेज होगा पोर्टफोलियो का, वो थोड़ा सा कम रखना है। छोटी कंपनियों में हम लोगों का परसेंटेज 3 to 4% से 5% से ऊपर नहीं जाना है, स्मॉल टाइप की कंपनियों में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में आपको रिजर्व फर्स्ट क्लास है, 441 करोड़ का है, 3 करोड़ के करीब लोन है। प्रॉफिट 2013 में सेल्स जो था 179 का था, जो अभी 566 पहुंच गया है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट 14 का था और अभी 78 पहुंच चुका है, जो भी ये भी अच्छी चीज़ है। इसके पीयर्स में कौन से आएंगे, ये वरुण बेवरेज, हटसन एग्रो, बीकाजी फूड्स, LT फूड्स, ये सब चीज़ें हैं। तो और नेक्स्ट जो हमारी कंपनी, अब इस तरह हमने देखा कि FMCG सेक्टर से हमने 4 कंपनियों को लिया है। अब आप इसमें से 2 या 3 को रखिए, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 बस, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर अब खाना की चीज़ हो गया, ये जो बेसिक नेसेसरी चीज़ होता है, तो फिर क्या चीज़ आता है कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें। तो नेक्स्ट जो सेक्टर हमारा रहेगा और कंपनी होगी, वो हमारा रहेगा हेल्थ केयर। वहाँ पे हम लोग रेनबो चिल्ड्रेन को कंसीडर करेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक भी 68 का है, ROC 19 और ROE 18 का है, डेट टू इक्विटी 0.57 का है। ये भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। और ये चिल्ड्रेन मेडिकेयर लिमिटेड, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड ऑपरेट्स एज ए मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक। मतलब अगर सीधी भाषा में कहें तो जो बच्चों का जन्म होता है और जन्म के बाद जो उनका केयर होता है, उसको बच्चों से रिलेटेड ये हॉस्पिटल है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इतना लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जो अच्छी बात है, क्योंकि बिना हेल्थ कॉन्शियसनेस के ग्रोथ संभव नहीं है देश का। क्योंकि आप कितना भी कमा लें और पैसे को, हेल्थ पे इशू आता है तो उस पर बहुत पैसा खर्च होता है। तो उसको जितना से जितना हम लोग कम करके रखें वो ठीक रहेगा। उसके लिए आपको टेस्टिंग वगैरह ये सब डॉक्टर के उसमें रहना पड़ेगा, देखभाल में। तो ये बच्चों से रिलेटेड हॉस्पिटल है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये एक ठीक ठाक बिजनेस कर सकती है। और करीब अब इसके इन्वेस्टर में देखते हैं, 49.8% प्रमोटर के पास है, 25 FI और 13.8 का DI के पास है, और मात्र 11% रिटेलरों के पास है। ठीक है। तो यही सब चीज़ होता है कि ये जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सब ऊपर वाले उड़ा के लेके चले जाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग आते हैं, देखते हैं रिजर्व, फर्स्ट क्लास का रिजर्व है इसमें 1242 करोड़ का। अब इसके सेल्स को देखते हैं, 2014 में 122 करोड़ का था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 1425 करोड़ पहुंच चुका है, जो बहुत अच्छा बात है। 5 करोड़ का प्रॉफिट 232 करोड़ तक जा चुका है, ये ठीक ठाक है, बिजनेस अच्छा कर रही है। ये पीयर्स में आप देखेंगे तो मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। ये भी 1,10,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। ये भी हॉस्पिटल वाली कंपनी है, और मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, हर तरह का इनके पास, इनका जो चेन है हॉस्पिटल का, उसमें ये लोग देखते हैं। स्टॉक भी 104 का है, जो कि काफ़ी मतलब अभी महंगा है, लेकिन अब इसका इतना ना मांग है कि आप पिछले 3-4 साल में ही देखो, मल्टीपल फोल्ड कर दिया इसने लोगों के पैसे को। ROC 16 का और ROE 13 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12 का है, और डेट टू इक्विटी 0.20 का है, जो कि अच्छा है। इन्वेस्टर्स में हम लोग देखते हैं तो इन्वेस्टर अपना स्टेक घटाते जा रहे हैं, जो कि 2021 में 70.46 था, जो घट के अभी 23.74 पे आ गया है। लेकिन
वो जो स्टेक है वो पब्लिक में नहीं गया है, FI उसको बाई किए हैं। आप देख रहे हो 17 से ये 57 पहुँच गए और वो 70 से 23 पे आ गए। वहीं सेम वे में DI भी यहाँ पे लगभग 4.8 से अभी 15.14 है और यहाँ भी पब्लिक ना के बराबर है। तो यही होता है जहाँ पे जो 5-5% की सर्किट अप डाउन करते हैं वहाँ पे 90% के करीब तक पब्लिक भरी रहती है, लेकिन इस तरह की अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनियों में पब्लिक कमी दिखती है, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। रिजर्व में यहाँ पे 1727 करोड़ का रिजर्व है, वहीं पे बोरोइंग 1768 करोड़ का है। बिजनेस देखते हैं, सेल्स 2017 में 1608 का था, जो अभी 6000 के पास है ट्रेलिंग 12 मंथ में। नेट प्रॉफिट 16 करोड़ से 1059 करोड़ के पास पहुंच गया, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट और इनके पीयर्स में वही जो अभी हम लोगों ने देखा था वही लोग इसमें भी आएंगे। नेक्स्ट जो ये तो हो गए हेल्थ केयर से, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें हुए हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ ना कि फार्मा कंपनियाँ जो दवा बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं ना, उसके ऊपर अंकल सेम बैठे हुए हैं। अंकल सेम पता है ना, अमेरिका, वो लोग जिस तरह से अलाउ करेंगे, जिस चीज़ को अप्रूव करेंगे, जिस चीज़ को डिसअप्रूव करेंगे, वो लोगों के हिसाब से वो चलता है। सब कंपनियों पे कुछ ना कुछ तलवार लटकता रहता है। वो एक तरह से देखा जाए तो ज़रूरी भी है, क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं रहेगा तो ये आपके हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ हो ना, उनको पोर्टफोलियो में ना रख के उनको ट्रेड करा जाए। पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर को, डायग्नोस्टिक वालों को, या जो दवा बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं उनको जो API प्रोवाइड कराते हैं ना, उनको ध्यान दिया जाए। तो दो हमने हेल्थ केयर को देखा। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो कॉन्कॉर्ड बायोटेक है। ये API बनाने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,484 करोड़ है। स्टॉक P 68 का है। ROC 27.9, ROE 20.9 का है। डेट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 का है, जो कि थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक ठाक यहाँ दिख रही है। इन्वेस्टर में हम लोग देखते हैं, ये भी नई कंपनी है, तो पब्लिक यहाँ ज़्यादा है, तो 38% के करीब। बाकी लोग ये प्रोमोटर FI एंड DI हैं। बैलेंस शीट में चल के देखते हैं तो रिजर्व फर्स्ट क्लास है, 1580 करोड़ का है, और डेट के नाम पे 3 करोड़ का है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं तो 2018 में 340 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ के 1086 पहुंच चुका है। और नेट प्रॉफिट जो 100 करोड़ का था 2018 में, 6 साल बाद ये लगभग ट्रिपल हो चुका है, जो कि अच्छा है। ईयर्स में सन फार्मा, सिप्ला वगैरह ये सब कंपनियां हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी। ये भी एक मिड साइज की कंपनी है, 19,000 करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। P 38.8 का है, ROC 26 और ROE 24 का है। डेट टू इक्विटी यहाँ भी नील है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 70% है, जो कि अच्छा है। बाकी लोगों का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लगभग रिटेलर 24% के करीब है। बैलेंस शीट में रिजर्व को देखा जाए तो 2500 करोड़, 2527 करोड़ के करीब है, और डेट के नाम पे 2 करोड़ है, जो कि। और सेल्स देखते हैं 2013 में 127 करोड़ का था, और अभी 1831 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट 2013 में 14 करोड़ का था, जो अभी लगभग 500 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। और कंटिन्यूस आप ग्रोथ देखिए, हमेशा प्रॉफिट एकदम अपर डायरेक्शन में ही चल रहा है। इसी तरह की कंपनी को हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि हम रोज रोज इसको ट्रैक नहीं करना है, हमें 2-4 दिन के लिए हमें इसे बाई नहीं करना है, और हमको इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो वैसी कंपनियों को रखें जिनके जो रिसेंट पास्ट का हिस्ट्री है ना, वो ठीक ठाक रहा है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है फार्मा एंड हेल्थ केयर से, नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो सुपीरिया लाइफ साइंस है। सुपीरिया लाइफ साइंस, जिसका मैं बना के रखा हूँ, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस किया जब IPO बेस ब्रेकआउट हुआ था इसमें। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एकदम छोटी सी कंपनी है, 6,000 के करीब है, और स्टॉक P 38 का है, ROC 22, ROE 15 का है। डेट 0.01, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.7 का है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग 68% है। बाकी दूसरे लोगों को देखते हैं होल्डिंग का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ भी लगभग 20% के करीब रिटेलर हैं। रिजर्व में आप देखिए 890 करोड़ का रिजर्व है, और सामने डेट के नाम पे 6 करोड़ है, जो कि कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में आए तो हम लोगों ने देखा कि 2017 में 184 करोड़ का सेल्स था, जो अभी 625 पे पहुंच गया है 7 साल में। अभी ये नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का अभी 158 करोड़ पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छा बात है। इसके पीयर्स में वही सन फार्मा मेडिसिन वाले। तो इस तरह हमने 5 कंपनियों को यहाँ पे देखा, लेकिन इसमें से 5 को आप लोग नहीं रखना है, 2 या 3। एक हेल्थ केयर का ले लीजिएगा, और एक केयर का मतलब मेडिसिन वाली कंपनी, API बनाने वाली कंपनियों को ले लीजिएगा। तो रखिए, ज़्यादा रखने से कोई मतलब नहीं रहता। जितना पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड रहेगा ना, उतने ग्रोथ अच्छा होता है। तो अब हमने देख लिया
कि एफएमसीजी को हमने ले लिया, हमने फार्मा हेल्थ केयर को देख लिया। अब क्या आता है, दूसरा जो चीज़ आता है जो हमेशा चलते रहता है, वो होता है कि आप देखे होंगे कि किसी न किसी तरह से तौर पे आपको अगर कुछ चीज़ बाई करना होता है तो आप लोन लेते ही हैं। तो वैसी कंपनियों को हम लोग अभी देखेंगे जो कि कंज्यूमर लोन से रिलेटेड वर्क करती हैं, एनबीएफसी वाली, क्योंकि वो हमेशा चलते रहते हैं। उनको मतलब कोई कुछ खरीदा, नया सामान खरीदे, पुराना सामान खरीदे, तो उसमें ये सब बिजनेस अपना करती हैं। उसी में हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। तो अब हम लोग एनबीएफसी वाले कंपनियों को देखेंगे। बैंकिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं कि बैंकिंग में उस तरह का ग्रोथ हमको नहीं लगता है कि वैसा होगा, लेकिन ये एनबीएफसी वाली कंपनियां अच्छा करती हैं और करेंगी। तो हम लोग अब चलेंगे और एनबीएफसी के 4-5 कंपनियों को देखेंगे, उसमें से आप लोग 2 या 3 आप रखिएगा अपने हिसाब से। तो जो सबसे पहली कंपनी है वो 5 स्टार बिजनेस है। इसका भी मैंने टेक्नो फंडा एनालिसिस करके रखा है, चार्ट पे और वैसे स्क्रीनर दोनों पे करके। आप ईगल व्यू ट्रेड करके सर्च करोगे तो मेरे उस पर आ जाएगा। टेक्नो फंडा एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो इसका विस्तृत वहाँ पे मैंने ये कर रखा है। कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई है और स्पेशली ये माइक्रो सब छोटे छोटे लोन, बिजनेस लोन ये देने का काम करती है, जो कि अच्छी बात है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक भी 23 का है, 15 का आरओसी और 17 का आरओई है। डेट टू इक्विटी देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डेट वाली कंपनी है, इसको तो डेट लेना देने वाला काम है, तो इसको अवॉइड करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 का है, ठीक है। प्रोमोटर की होल्डिंग 21 है। फिर में देखते हैं यहाँ पे आप 22 में 34% से धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन आप एफ आई तो देखिए कि ये लोग कंटिन्यूअस बढ़े जा रहे हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि इन्हीं लोगों के अंडर में कंपनी अब चली गई है, ठीक है। तो एफ आई डी आई अच्छे खासे हैं, अपना रिटेलर 12% के करीब है। बैलेंस शीट में रिजर्व देखेंगे तो 5694 करोड़ का है। इसको देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बोरोइंग ये बिजनेस सीन का यही है। नेट पी एंड एल में देखते हैं तो सेल्स 2017 में 86 करोड़ का था, जो अभी 2552 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। नेट सेम वे में नेट प्रॉफिट भी 19 से 972 करोड़, कंटिन्यूअस अप 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 और डायरेक्ट तरह से हमने इसको कंसीडर किया है। पीयर्स ग्रुप में आप देखोगे बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, ये सब है और आशा करते हैं कि हमारा ये कंपनी भी बजाज फाइनेंस बने। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है बजाज ग्रुप की है, बजाज हाउसिंग, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका आईपीओ भी जस्ट लिस्ट हुआ है, 1,05,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है। स्टॉक P61 का, ROC 9 और ROE 15 का है और डेट टू इक्विटी 3.96, बट इसका मतलब नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.64 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 88 है, तो अभी नई कंपनी है, ये घट के आपको 75% तक अगले 3 साल में लिस्टिंग से लाना होगा। कंपनी अपना सोची होगी उस हिसाब से अपना लेके आएगी। इन्वेस्टर में देखते हैं तो यही डाटा है रिसेंट अभी का पब्लिक डोमेन में, 7.6 के करीब पब्लिक है, बाकी ये सब FIDI है। बैलेंस शीट में चल के देखते हैं तो रिजर्व इसके पास 10,000 करोड़ का है। बोरोइंग देखने का मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग चलेंगे तो रेवेन्यू 2020 में 26,40 करोड़ का था, जो अभी 7617 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट 2020 में 421 का था, जो बढ़ के 1731 हो गया है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये हाउसिंग लोन, लोगों के घर चाहिए हैं तो घर तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़े से पैसे में होते हैं, घर खरीदने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। और बजाज ग्रुप को लोन देना भी आता है और लोन को वसूलना भी आता है, तो इसलिए रेपुटेड कंपनी है, पहले से इसका बिजनेस चल रहा है। अब कुछ रूल्स रेगुलेशन आए जिसके कारण से इसको लिस्ट होना पड़ा, नहीं तो ये तो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रही थी, ठीक है। तो अब हम लोगों को मौका मिला है इसमें, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टैग्नेट मैनर में बाई करना है, थोड़े थोड़े में, हर गिरावट पे आपको बाई ऑन डिप्स करके क्वांटिटी बढ़ानी है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब ऑल टाइम हाई जोन में ही ट्रेड कराया। 88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक P20 का है। ROC 13 और ROE 17.9 का है। डेट टू इक्विटी को देखने का कोई मतलब नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.46 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 73.4 का है, जो कि बहुत अच्छा है। ये आप गोल्ड इनके यहाँ ले जाके रखोगे तो उसके अगेंस्ट में ये लोग लोन देते हैं। और गोल्ड पे लोन का प्रचलन इंडिया में बहुत है, क्योंकि तुरंत ये एक तरह से सिक्योर लोन भी होता है और गोल्ड की मतलब मान्यता, गोल्ड के मतलब वैल्यू अच्छा ही रहता है मार्केट में। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हम ये कंपनी लोन देती है तो उसके लिए गोल्ड एज ए कोलेटरल लेके रखती है।
ये जब कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसको ये अपना सेल करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा 3 कंपनी को। चौथी कंपनी भी एकदम नई लिस्टेड कंपनी है, मनवा फाइनेंस, तो भी फटाफट देख लेते हैं। एकदम माइक्रो कैप है, इसमें 1 से 2% का आप लोगों को रखना है एक्सपोजर पोर्टफोलियो में, अगर रखते हैं तो, नहीं तो अवॉइड करिएगा। एकदम नई कंपनी है ये। 2 व्हीलर 3 व्हीलर को लोन प्रोवाइड कराती है। स्टॉक पी 25 का, ROC 13.9, ROE 17.0 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.27, जो अच्छी बात है। प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, बहुत अच्छा है। ये डाटा यहाँ पे रिटेलर 16 के करीब है। रिजर्व 303 करोड़ का है। बोरोइंग का देखते हैं, 19 में 87 करोड़ का था, जो अभी 217 करोड़ पहुँच चुका है। सेल्स प्रॉफिट 14 करोड़ 2014-19 में था, जो अभी 31 करोड़ का पहुँच गया है, जो अच्छा बात है। ईयर्स में वही बजाज फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग। तो इस तरह से हमने NBFC को देखा कि हाँ, NBFC वाले जो वर्क करते हैं तो उनमें किन कंपनियों को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं। जिस बड़ी कंपनियों में देखा जाए तो बजाज फाइनेंस ही है, बजाज फिनसर्व है, एप्टस वैल्यू है, क्रेडिट एसेस ग्रामीण है, बट सबको ले नहीं सकते ना। हम लोगों को 2 या 3 कंपनी को हर सेक्टर से चूज करना है, तो बस इसलिए मैं 3-4 को रख रहा हूँ। उसमें से आप लोगों को 1-2 छांटना है, रखना है, ठीक है। अब तो ये यहाँ हो गया, हमने FMCG देख लिया, हमने फार्मा हेल्थ केयर देख लिया, हमने लोन वाली देख लिया। अब वैसा कौन सा काम है जो कि मतलब जिसपे जो चलता रहता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है, तो वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर में आप कुछ भी देखो, वहाँ पे आपको IT सेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो IT सेक्टर को अब चलते हैं, देखते हैं कि IT सेक्टर की वो कौन सी कंपनियाँ हैं जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और IT सेक्टर में बड़ा मुश्किल होता है, मतलब इतनी सारी सुंदर सुंदर कंपनियाँ हैं ना कि ऐसा लगता है ना कि किसको रखें किसको छोड़ें, फिर भी कोशिश की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंपनी जो है हमारी HCL टेक्नोलॉजी, लार्ज कैप ब्लू चिप वाली कंपनी है, बहुत सुंदर डिविडेंड पे करती है, इसलिए मैंने यहाँ इसको रखा HCL। ठीक है, यहाँ पे 5,18,000 करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी 30 का है, ROC 29 और ROE 23 का है। डेट टू इक्विटी 0.08 है। एटी वालों के पास ऐसे ही लोन बहुत कम रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.53 का, देख रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी होकर भी कितना अच्छा ROC ROE है। तो इसमें अब ये क्या, अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर में चल के हम लोग देखते हैं तो 60% के करीब प्रमोटर, और ये FI 18.67 और DI 15.78 है, और इंडिविजुअल पब्लिक रिटेलर ये 5 से भी नीचे 4.53, यही होता है। आप एकदम देख लीजिएगा, जितनी अच्छी कंपनियां होगी ना, रिटेलर नहीं होते हैं। उन्हें लगता है, या यूँ कहे हमें लगता है, हम भी उसी में से हैं, लेकिन अब थोड़ा साइड हो रहे हैं। अब बात समझ में आ गई है कि रातों रात कुछ नहीं होता है। आपको सही से समझ के बिजनेस में पैसा लगाना होगा, तभी पैसा बनेगा। यहाँ पे आप देखो कितने कम है। बैलेंस शीट में चलें तो रिजर्व भर के एकदम 70,000 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। प्रॉफिट देखते हैं तो 25,000 करोड़ का 2013 में था, जो आज 1,13,864 के करीब पहुँच गया, जो बहुत अच्छी बात है। 40 था इस 2013 में नेट प्रॉफिट, और अभी 4,000 वाला 16,000 के करीब पहुँच गया है, मतलब लगभग 4 गुना। तो इस तरह की कंपनी में हम लोग को पैसा लगा के रखना है, सेफ्टी भी, सिक्योरिटी भी, ग्रोथ भी, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपनी थोड़ा फास्टेस्ट में चलते हैं, हमारा है BLS इंटरनेशनल। ये मिड साइज की कंपनी है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी 47 का है, ROC 31 और ROE 31 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14 और डेट टू इक्विटी 0.27 का है। यहाँ भी प्रमोटर 70% के करीब है, और बाकी इसमें FIDI कम है, रिटेलर 18% के करीब है। बैलेंस शीट में चल के रिजर्व देखते हैं तो 1387 करोड़ का रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2015 से डाटा है हमारे पास, 450 करोड़ का सेल्स था, वो अभी 18-19 करोड़ के करीब पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 2400 वाला अभी 439 करोड़ पहुंच गया है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है ओरिएंट ओरिएंट टेक्नोलॉजी, एकदम रिसेंट में भी लिस्ट हुई है। ये एकदम स्मॉल कैप के लोअर सेगमेंट में 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये तो लिस्ट हुई तो 1,000 के करीब था, अभी बढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। स्टॉक भी 49 का है, ROC 34 और ROE 27 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 73% है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट वही है, ज़्यादा डाटा 22% के करीब के पास है। रिजर्व देखिए तो 266 करोड़ का रिजर्व है। सेल्स में आते हैं तो 221 में 247 से अभी 603 पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट 0 था 2021 में, जो अभी 40 हो गया है, मतलब 3-4 साल में 40 गुना का ग्रोथ हो गया। चलिए अच्छी बात है।
लोगों को चाहिए कि इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है एम्फैसिस है, 52,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली है। पी स्टॉक P 34 का है, ROC 24, ROE 18 का है, प्राइस डेट टू इक्विटी 21 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 40 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.23 है। इन्वेस्टर में आप देखेंगे कि 40% के करीब प्रोमोटर के पास है और बाकी DIA लेकर बैठे हैं। यहाँ भी पब्लिक नहीं है, 4-5% से कम है, देख लीजिए। इसके बाद आप रिजर्व देखें तो 8480 करोड़ के करीब रिजर्व है। सेल्स 2013 में 57 से 96 करोड़ का था, जो अभी 13 करोड़ के करीब 13,000 करोड़ करीब पहुंच गया है, लगभग डबल हो गया है। उसके बाद प्रॉफिट 744 से 1595, यहाँ भी डबल से ज़्यादा हो गया है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो भी एकदम नई कंपनी है, जैगल प्रो। अब यहाँ देखो, ये भी मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये भी IT वाली कंपनी है। अब यहाँ आप देखो, ये भी एकदम छोटी कंपनी है, 7,000 करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 105 के पीठ पे ट्रेड कर रहा है, 17 ROC 17 का है और ROE 14, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 और डेट टू इक्विटी में 0.11 का है। ठीक है। इन्वेस्टर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आजकल की भी नई लिस्टिंग वाली कंपनी है। इंडिविजुअल रिटेलर 40% के करीब है, बाकी 60% में FIDI प्रमोटर है। बैलेंस शीट में आप चलोगे तो रिजर्व 5 करोड़ का है, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स अब 2020 में जो 68 का था वो 1028 पहुँच चुका है और नेट प्रॉफिट 2020 में 4 करोड़ वाला भी 70 करोड़ पहुँच गया है। अच्छा है, मतलब इस तरह से कंपनी हो गए। इस तरह से हमने IT में को देखा। बस इसका ये मतलब नहीं है कि यही कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, जैसे कोफोर्ज है, परसिस्टेंस है, न्यूजन सॉफ्टवेयर है। ये सबको भी आप ध्यान दे सकते हो और भी इसी तरह से आप देख के कि जहाँ पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन कम हो, बिजनेस कंटिन्यूस बढ़ रहा हो, उसके साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो, तो और वहाँ उसका कोई निगेटिव न्यूज ना चल रहा हो, उसके लिए आप लोग न्यूज गूगल सर्च कर सकते हैं और रख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां IT सॉफ्टवेयर में, कितने को रखेंगे, आपको 2 ही 3 रखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कम ही रखा। तो अब FMCG हो गया, फार्मा हेल्थ केयर हो गए, NBFC हो गए, IT हो गया। अब क्या चीज़ हम लोगों को बचा, जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है कि हम लोगों को अगर कहीं आना जाना है तो ऑटो की ज़रूरत पड़ती है। ऑटो में उसके मशीनरी होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, तो मैं ऑटो की मेन कंपनी को ना लेके मैं उसके जो पार्ट्स बनाते हैं उसको कंसीडर करना चाहता हूँ और मैं उसी को रखा हूँ। और मशीनरी से रिलेटेड और एंसिलरी से रिलेटेड कंपनियों को मैं यहाँ पे 3-4 कंपनियों को रखा हूँ, उसमें से आप लोग 2 रखिएगा, या 2 या 3। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। जो सबसे पहली जो हमारी कंपनी है वो है यूनोमिंडा। यूनोमिंडा जो है 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक P 67, ROC 19 और ROE 18.9 का है, डेट टू इक्विटी 0.40 और प्राइस टू बुक वैल्यू 11 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग 68 है और यहाँ पर भी आप देखो 68 और बाकी FIDI लेकर बैठे हुए हैं, इंडिविजुअल 6% के करीब है। ये आप एकदम हमेशा देखना, जितनी भी अच्छी कंपनियाँ रहती हैं आप रिटेलर वहाँ नहीं मिलेंगे। रिजर्व भी 5,211 करोड़ के करीब है और बोरोइंग में 2,133 करोड़ के करीब है। प्रॉफिट एंड लॉस में चल के देखते हैं तो 2013 में 1,340 करोड़ का बिजनेस हो रहा था, अभी 15,300। माई गुडनेस, लगभग 10 गुना, 10 साल में 11 साल में 10 गुना बिजनेस बढ़ा है। और प्रॉफिट, इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ा है, इसने बहुत लोगों को मालामाल किया है। नेट प्रॉफिट में ये 28 करोड़ से लगभग 1,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो आस्क ऑटोमोटिव है। ये 9,000 करोड़ के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक P 41, ROC 24, ROE 23, प्रोमोटर की होल्डिंग 79 है, जो कि ये भी नई कंपनी है। ये अब इसको रिड्यूस करके 75 तक आना होगा, जो लोग अपना लोग प्लान किए होंगे आने का। डेट टू इक्विटी 0.43 का है। इन्वेस्टर में देखा जाए तो यहाँ भी पब्लिक 10% से नीचे है, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस शीट में रिजर्व में आप 881 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग में 400 करोड़ के करीब बोरोइंग है। प्रॉफिट एंड ये 2019 में 1785 का था, जो भी बढ़ के 33 के करीब मतलब पहुंच चुका है। और नेट प्रॉफिट 114 करोड़ का अभी 222 करोड़ पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इसका बिजनेस बढ़ रहा है और छोटी कंपनी है। पीयर्स ग्रुप में आप देखें तो ये मदरसन सुनी, बोस, यूनोमिंडा, ये सब आएंगे। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो हैप्पी फोर्जिंग है। हैप्पी फोर्जिंग को ये 9,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक P 36, ROC 22.7, ROE 18.7 का है, डेट टू इक्विटी 0.09, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.52 का है। प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ भी 78 है, ये भी नई कंपनी है, ये भी अपना रिड्यूस करके नीचे लेके जाएगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पे भी रिटेलर के नाम पे 2% लोग हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जितना कम रिटेलरों के पास रहे। रिजर्व के नाम पे 1692 करोड़ का है और बोरोइंग में 148 करोड़ के है, जो कि अच्छी बात है। सेल्स 2018 में 550 का था, जो 1388 हो गया है, लगभग 2.5 गुना करीब बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट जो 68 का था वो 259 चला गया है, जो कि अच्छा चीज़ दिखा रहा है। ईयर्स में भारत फोर्ज ये सब लोग हैं। बाकी जो हमारी एक और कंपनी है वो सोना BLW है, प्रेसिडेंट है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक पे 64 का है, ROC 24, ROE 20 का है, डेट टू इक्विटी 0.04, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.05 का है। प्रमोटर की होल्डिंग 28 है। ये कंसर्न है, बट कोई नहीं, देखते हैं कहाँ गया सब शेयर गया FIDI के पास, जो कि अच्छी बात है। इंडिविजुअल यहाँ भी 10% से कम है, जो कि ठीक ठाक बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो सेक्टर में एंसिलरी वालों को देखा। यहाँ पर रिजर्व में इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है, लगभग 4600 करोड़ का। प्रॉफिट में आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, 2018 में 600 करोड़ का बिजनेस था, जो 3400 करोड़ के करीब पहुँच गया, 5 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। ये 78 करोड़ का प्रॉफिट 567 करोड़ पहुँच चुका। ईयर्स में आप यही समर्दन सुमी, इस तरह से हमने देखा कि, बट ऐसा नहीं है कि यही इतना ही नहीं है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे एंसिलरी में भी देख लें तो SJS इंटरप्राइजेज है, C8 जो टायर बनाने वाली कंपनी है, बालकृष्णा इंडस्ट्री है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो मेन से ऑटो सेक्टर की है, वो भी मेरे को ठीक ठाक लगता है। TVS मोटर भी ठीक ठाक है, लेकिन सब हम लोग ले नहीं सकते हैं। हम लोगों को मिड साइज स्मॉल साइज में अपना बेट लगाना है, जो कि अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, उसी में वही 10 गुना 20 गुना होंगी, और वही हम लोगों को चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे 5 सेक्टर को हमने देखा है। इसमें से आप लोग दो तीन कंपनियों को चूज करते हुए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि 5 सेक्टर को हमने कवर किया, जिसमें कि FMCG, हेल्थ केयर, फार्मा, उसके बाद NBFC, उसके बाद IT, और उसके बाद हमने ऑटो सेक्टर में एंसिलरी पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया कि एंसिलरी और मशीनरी वाले चीज़ों को हम लोग कंसीडर किए और देखे कि इसको हमें लेना है। अब इसमें से आप लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करके या इसी तरह से सीख के, और दूसरी भी कोई कंपनियां ऐसा लग रहा है जिसमें आपको लगता है किसी तरह के उनका ग्रोथ मतलब चलता रहेगा, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि जो भी कंपनियों को हमने यहाँ पे देखा है, पढ़ा है, सीखा है, इनके बिजनेस हमेशा चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक समय ये बूम कर जाएंगे, एक समय ये फ्लैट पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है, एक बार में बाई नहीं करना है, कम से कम 4 से 5 बार में आपको स्टैगनेंट मिलेगा, मतलब और डिसेंट गिरावट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में बाई किया है, जब 90 पे आए तब दूसरा बाई करना, फिर जब इसी तरह से 85 या 80 आए तब बाई करना, क्योंकि छोटी कंपनियां 40-40% तक भी गिरती हैं। ब्लू चिप कंपनियां 15-20-25% तो गिरी जाती है, मिड कैप भी ऐसी गिरती हैं। तो उस हिसाब से उनका देख के और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस पे खरीदे रहोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। उसके बाद जब कंपनी टर्न मारे, क्योंकि प्राइस तो टेम्प्रोरी होता है ना, फंडामेंटल परमानेंट मतलब ये होता है, ज़्यादा दिन के लिए होता है। प्राइस तो ऊपर नीचे करता रहता है, तो हम लोग को हर अलग अलग प्राइस पे खरीद के रखेंगे, तभी उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और साथ में इन सब कंपनियों के रिजल्ट को ट्रैक करना है। इनके अगेंस्ट कोई न्यूज तो नहीं प्लॉट हो रहा है, इनके कोई केस मुकदमा, या कोई जिस सेक्टर में ये बिजनेस कर रही है कोई मतलब हाथी तो नहीं घुस रहा है रिलायंस की तरह कि आया और सारे फोन वाली कंपनियों को खा पी के बैठ गया। तो ये सब भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो साइड हो जाना है, किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस बताया। तो एक बार आप सबको फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहीं रखते हैं, और मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।